गुड इवनिंग एवरीवन। शशिकर्ण यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 2024 के यूपीएससी के इकोनॉमिक सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले 2025 का हमने देखा था। अब इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा अब इस बार तो बहुत लेट हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम थोड़ा जल्दी जल्दी करके करवाने की कोशिश करेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो ये वाला क्वेश्चन है ना, सिंडिकेट लैंडिंग वाला, इसको यूपीएससी ने डिलीट कर दिया है, लेकिन चूंकि ये पीवाईक्यू में आया है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हिंदी में पढ़ते हैं पहले। सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक का जोखिम बढ़ाता है। थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में पढ़ के देखते हैं। सिंडिकेटेड लैंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर spreads the risk of borrower default across multiple lenders। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि सिंडिकेट लेंडिंग में अगर कोई उधार दे रहा है तो उधार देने से जो रिस्क होता है उसको ये बांट देता है, ठीक है, स्प्रेड कर देता है, ये कह रहा है। स्टेटमेंट 2, सिंडिकेटेड लैंड लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट लम्प सम ऑफ फंड बट कैन नॉट बी ए क्रेडिट लाइन। ठीक है, यानी कि एक मुश्त निधि ही हो सकती है, क्रेडिट ऑफ लाइन नहीं हो सकती, यही कह रहा है। ठीक है, इसको फिर से हम आएंगे। एक बार मैं पहले आपको इस एक एग्जांपल के थ्रू ये समझा देती हूँ कि सिंडिकेटेड लैंडिंग क्या होता है। बहुत साधारण से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक पुष्पा नाम का एक आदमी है, ठीक है, उसका प्रोजेक्ट है कि उसको 1000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाना है। ठीक है, 1000 करोड़ रुपए की उसकी डिमांड है। ठीक है, 50 करोड़ से ऊपर का जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसमें कई लेंडर्स आपको मिल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो 1000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए कई बैंक्स की उसको ज़रूरत होगी। एक बैंक से तो इतने पैसे मिलने नहीं वाले। तो मान लेते हैं कुछ 3-4 बैंक्स मिल करके पुष्पा के लोन के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं। जैसे एसबीआई है, वो कह रहा है मैं 400 करोड़ दे दूंगा। ठीक है, आईसीआईसीआई है, वो कह रहा है मैं 300 करोड़ दे दूंगा। ठीक, एचडीएफसी है, उसने बोला मैं 200 दे दूंगा। और एक आज बैंक और कोई ले लेते हैं, मान लेते हैं एक्सिस बैंक, इसने बोला मैं 100 करोड़ दे दूंगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखिए कि पुष्पा का प्रोजेक्ट फाइनेंस हो गया। इसमें से एक बैंक जो होगा वो लीड बैंक होता है, वो सारी चीज़ें मैनेज करता है, नेगोशिएट करने का काम करता है, कितना इंटरेस्ट होगा, कैसे वर्क करेगा। तो एसबीआई इसमें से लीड बैंक का काम कर सकता है, यह ध्यान रखेंगे। अब जो क्वेश्चन में एक चीज़ पूछा हुआ था कि क्रेडिट ऑफ लाइन नहीं हो सकते हैं, लंप सम होना चाहिए, पूरा फिक्स्ड एक बार में होता है। दो तरीके से आप सिंडिकेट लैंडिंग को आप देख सकते हो जब ये फाइनेंस किया जाता है। ठीक है, एक तो होता है कि पूरा का पूरा पैसा एक साथ आपको दे दिया, फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है, पूरा पैसा आपको दे दिया अकाउंट में। दूसरा होता है क्रेडिट ऑफ लाइन, या लाइन ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं। इसमें ये हुआ ना कि 1000 करोड़ रुपए पुष्पा के लिए फिक्स कर दिया गया। अगर उस इसमें से वो जितना चाहे पैसा निकाल सकता है, और अगर उसके पास पैसे आ जाते हैं तो ये उसको वापस भी कर सकता है। तो 1000 करोड़ रुपए ये उसके लिमिटेशन होता है, बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की तरह। क्रेडिट कार्ड में भी सेम चीज़ें ऐसे ही होती हैं। जैसे 5 लाख रुपए का आपने क्रेडिट कार्ड लिया तो आप उस अमाउंट को निकाल सकते हो, अपने लिए यूज़ कर सकते हो, और फिर अब जब चाहो तो उसको वापस भी कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही होता है क्रेडिट ऑफ लाइन। तो सिंडिकेट लैंडिंग क्रेडिट ऑफ लाइन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन लिखा है कि नहीं हो सकती है, ये ऑप्शन बिल्कुल कट हो जाएगा। और बिल्कुल जो सिंडिकेट लैंडिंग का उद्देश्य ही होता है कि जो रिस्क हो रहा है उसको आपस में सभी बोरोवर्स में बांट दिया जाए। ठीक है, जैसे कि एसबीआई था, आईसीआईसीआई था, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक, इन सभी लोगों ने रिस्क को बांट लिया अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये देखो, ये बहुत ही जनरल नॉलेज जैसा क्वेश्चन था। इसको अगर आप पूरी तरह से पढ़ोगे क्वेश्चन को, स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर अक्रॉस द मल्टीपल लेंडर्स, तो ठीक है, बहु उधारदाता, तो अगर स्टेटमेंट भी पढ़ोगे तब भी जनरल नॉलेज का यूज़ करके भी आप इसको बना सकते हो। फिर दूसरा बोल रहा नहीं हो सकती है ऐसा। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती है? एक मुश्त निधि भी हो सकती है क्रेडिट ऑफ लाइन,
भी हो सकता है, दोनों ही हो सकती हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है इस सेंटेंस में? ठीक है, इस तरह से आप सोच करके भी बना सकते हो। इसका जो आंसर होगा आपका, कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है। सी ऑप्शन होना चाहिए इसका। सी ऑप्शन है भी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो सिंडिकेटेड लैंडिंग है ना, इसका जो मार्केट साइज़ है वो आप देख लो, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जो है इसका 14.5% के रेशियो से बढ़ रहा है तेज़ी से, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो गया है। ओवरसीज़ लोन के लिए इसका बहुत यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, विथ रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR रूल्स इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, CSR रूल के संबंध में एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। CSR rule specified that expenditure that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR activities। ठीक है, सीधे कंपनी और इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाला व्यय CSR नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। जो आपका CSR का जो रूल है, ठीक है, कंपनी एक्ट आप जब पढ़ोगे 2013 के अंदर में, तो उसमें जो आप देखते हो सेक्शन 135 में दिया हुआ है ये, कि कोई भी व्यय अगर आप अपनी कंपनी के कर्मचारियों के लिए करते हैं तो ऐसी एक्टिविटी को CSR नहीं कहा जाता। हेल्थ में, एजुकेशन में, ठीक है, पब्लिक जनरल पब्लिक के लिए अगर आप कुछ काम कर रहे हो, सैनिटेशन में, ये सब चीज़ों में काम कर रहे हो, तो वो CSR एक्टिविटीज़ में आएगा। ठीक है, पब्लिक के लिए करना है आपको, अपने कर्मचारियों के लिए काम कर रहे हो तो वो कैसा CSR होगा? वो CSR नहीं हो सकता। दूसरा, CSR नियम CSR कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को विनिर्दिष्ट नहीं करता। इंग्लिश में कह रहा है कि CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज़। जो 2% है, ठीक है, पिछले 3 वर्षों के, लास्ट 3 years के जो शुद्ध औसत आय का एवरेज निकालते हैं, ठीक है, उसका 2% आपको CSR में व्यय करना होता है मिनिमम। तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी कि न्यूनतम व्यय को निर्दिष्ट नहीं करता है। ठीक है, और अगर मान लो किसी कोई नई कंपनी खुली है और उसका 3 साल नहीं हुआ है तब, तो पिछले 1 साल का फिर एवरेज प्रॉफिट को देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। एक क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ था, टोटल फर्टिलिटी रेट के ऊपर। डेमोग्राफिक डिविडेंड और फर्टिलिटी एक एरिया है जिस पे यूपीएससी आपको क्वेश्चन करेगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, चर्चा में भी रहता है, और TFR भी शायद न्यूज़ में था, तो इसलिए वजह से इस पे एक क्वेश्चन भी मिल रहा है आपको। ठीक है, कुल प्रजनन दर को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है? देखो, सबसे पहले तो 2 ऑप्शन इसमें बहुत जल्दी से कट जाएगा। किसी दी गई संख्या में एक दंपति के जीवन काल में बच्चों की जनसंख्या और जन्म दर घटा मृत्यु दर, ये दोनों ऑप्शन तो आपने काट ही लिया होगा। ठीक है, और 1 वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने की बच्चों की संख्या, ये वाले पे हो सकता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हों, लेकिन याद रखना कि कुल प्रजनन दर की बात कर रहा है, तो इसमें महिला का जो रिप्रोडक्टिव एज है उसका जिक्र होना चाहिए। तो यहाँ पर तो अगर आपको लास्ट वाला ऑप्शन देखोगे तो गर्भधारण आयु यानी कि चाइल्ड बेयरिंग एज के अंत तक जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या से है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। यानी कि कुल प्रजनन दर वह औसत संख्या है जो किसी महिला द्वारा अपने पूरे प्रजनन काल में बच्चों को जन्म देती है, उसके बारे में है। ठीक है, और अभी जो TFR है इंडिया का वो 2.0 है। कहते हैं कि ये रिप्लेसमेंट लेवल, ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल के करीब पहुंच गया है, यानी कि TFR जो है अब स्थिर हो गया है। अब एक सवाल ये है मेरा आपसे लोगों से कि TFR इंडिया के किस राज्य में 3.0 है? ठीक, पहला। और दूसरा सवाल ये है कि TFR किस राज्य में 1.3 है? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। TFR अगर इसका बेसिक समझो तो TFR आपका कम वहाँ पर मिलेगा जहाँ पर मानव संसाधन का विकास हो रहा होगा। ठीक है, महिलाओं में शिक्षा का जो स्तर होगा वो उच्च होगा। ठीक, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना। और TFR जैसे कि अफ्रीका है, अफ्रीका में TFR 4 से 5 के बीच में होता है। ठीक है,
सामाजिक आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा ध्यान रखना तो ये समझ में आ जाएगा, ये थीम था उसके लिए। डेमोग्राफिक और पॉपुलेशन वाला जो थीम है ये है इंडियन इकोनॉमी में, जो कि पूछ सकता है। पॉपुलेशन और उसके एसोसिएटेड ट्रेंड्स जो भी आप पढ़ते हो अखबारों में, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके अलावा फर्टिलिटी इंडिकेटर्स और डेमोग्राफिक कंसेप्ट जो है इंडियन इकोनॉमी में, वो आपको पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती हैं। ठीक है, उठा सकती हैं मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द आरबीआई। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है, भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियां यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के धारक बन सकते हैं। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन इंडिया। स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेब्ट्स, यानी कि भारत में शेयर बाजार ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच प्रदान कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, जब ये क्वेश्चन आया था 2024 में प्रीलिम्स के बाद मैंने ये क्वेश्चन देखा था, तो मैंने इसका आंसर जो था 1 2 3 हाँ तीनों ही बनाया था। ठीक है, बहुत सारे कोचिंग में लेकिन इसका आंसर 2 और 3 बता रहे थे, 1 नहीं बता रहे थे। लेकिन जब क्योंकि मैंने जो देखा था ना इसका, मैंने RBI.nic.in पे मैंने रिसर्च किया था कि देखा, उसमें लिखा हुआ था कि जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी डीलर्स को लाभ फैसिलिटीज़ अलाउ होती हैं। लाभ फैसिलिटीज़ क्या होती है वो हम लोग देख लेंगे, पर अभी के लिए आप ये समझिए कि पहला जो क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि NBFC रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन है, लाभ फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, प्राइमरी डीलर्स कौन होते हैं? प्राइमरी डीलर्स जो होते हैं ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की खरीद बिक्री का कार्य करते हैं, जो सरकार से डायरेक्टली खरीद करते हैं। और कुछ NBFCs प्राइमरी डीलर्स भी होते हैं। इसके अकॉर्डिंग NBFC भारतीय रिजर्व बैंक की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी डीलर्स जो हैं वो NBFCs ही होते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट इसीलिए सही हो जाएगा। हालांकि जो लाभ फैसिलिटीज़ होती है वो बैंकों के लिए होती है। ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि आज ICICI बैंक को 100 करोड़ रुपए चाहिए थे, तो वो RBI के पास जाएगा, RBI को बोलेगा कि मुझे 100 करोड़ रुपए दो। RBI बोलेगा ठीक है, ये लोग मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दो, मैं तुमको 100 करोड़ देता हूँ, और जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो तुम मुझे इंटरेस्ट पूरा देना और पैसे वापस कर देना, और मैं तुम्हारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वापस कर दूँ। ठीक, उसी प्रकार से कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसे हों। जैसे मान लेते हैं कि HDFC के पास 10-15 करोड़ एक्स्ट्रा हैं, तो उसने बोला कि मैं अपने पैसे जो है RBI के पास पार्क कर देता हूँ, तो RBI बोलेगा ठीक है, ले आओ, और बदले में जो है मैं तुमको इंटरेस्ट देता हूँ। ठीक है, तो लाभ फैसिलिटीज़ ये काम करता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये बैंकों के लिए होता है, बट RBI ने प्राइमरी डीलर्स को भी लाभ फैसिलिटीज़ की सुविधा दी है। दूसरा बोल रहा है, भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों के धारक बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसा करती है सरकार। ठीक है, RBI और SEBI के नियमों के अधीन ये अलाउ है। और भारत में शेयर बाजार जो NSE है, BSE है और MCX है, इनके लिए जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, पृथक व्यापारिक मंच है। बिल्कुल सही है, ये वाला भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 1 2 3 होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वित्तीय इंस्ट्रूमेंट है। देखो, इसमें से जो दूसरा वाला ऑप्शन है मोटर वाहन, ठीक है, ये जो है टेंजिबल है, और ये तो वैसे भी आप काट लो, तो इसमें से B और C 100% ये कट जाएगा। पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, बिल्कुल है। अब ये क्या है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उसको डिस्कस करेंगे। तीसरा ऑप्शन मुद्रा की अदला बदली। मुद्रा की अदला बदली मतलब करेंसी स्वैप। दोनों कंसेप्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, और ETF, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है। ETF आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे कि ETF में क्या होता है ना, कई कंपनीज के शेयर आप एक साथ खरीद सकते हो। मैं अगर मैं बोलूँ कि मैंने ना ETF खरीदा है, निफ्टी 50
मैं बोल रही हूँ कि मैंने निफ्टी 50 ETF खरीदा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मान लेते हैं कई कंपनीज हैं निफ्टी 50 की, ठीक है, ये ETF है, ये मैंने खरीदा है, कई कंपनी के शेयर मैंने खरीद लिए, इसका मतलब है एक कंपनी नहीं, कई कंपनी के शेयर यहाँ पर होते हैं, ठीक है। और ये निफ्टी 50 इसलिए कि इसका इस इंडेक्स को ये फॉलो करता है, निफ्टी 50 को, ठीक है। एकदम सरल भाषा में आप इसी तरह से इसको समझ सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, ठीक है। और मुद्रा की अदला बदली क्या होती है? करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। मान लेते हैं कि जापान को 75 अरब डॉलर, जापान के साथ अब 75 अरब डॉलर का हमने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है, तो इसका क्या मतलब है? 75 अरब डॉलर का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है, इसको देखो इस तरह से समझिए आप। जापान और भारत के बीच में, इसका मतलब ये है कि मान लो हमने जापान से आयात किया, ठीक है, 75 अरब डॉलर का, और इसके बदले में जो हम इनको करेंसी देंगे वो डॉलर ना दे करके रुपया दे दें, ठीक। और उसी प्रकार से जापान जब हमारे यहाँ से आयात करता है कोई भी सामान, ठीक है, ये आयात कर रहा है मान लेते हैं, और हमें डॉलर ना दे करके ये एन दे दें, ठीक है। तो डॉलर को प्रतिस्थापित करने के लिए जो अपनी मुद्रा है उसमें अदला बदली हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के एग्रीमेंट जो होते हैं इसको भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। फॉरेन करेंसी में इस तरह के जो लेन देन होंगे, ठीक है, ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो आपका जो हो जाएगा पहला और तीसरा, इसका बिल्कुल सही होगा, यानी कि डी। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था बिकॉज़ ये बहुत न्यूज़ में था वेनेजुएला के बारे में, और वहाँ इतनी गरीबी थी, बहुत ज़्यादा गरीबी के बारे में न्यूज़ में चर्चा में भी रहा था, न्यूज़पेपर में आता रहता था ये आर्टिकल। हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेज़ी से उभरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देश में पलायन करने में सफल हुआ है। ये आप ऐसे काट सकते थे, बिल्कुल गलत बात है ये, न्यूज़ में भी था ये। थोड़ा बहुत अगर न्यूज़ देखते रहे होंगे, ऑब्वियसली यूपीएससी की तैयारी करते हो आप लोग तो न्यूज़ तो देखते रहते हो, तो ये ऑप्शन आप ऐसे काट सकते थे। दूसरा बोल रहा है विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। तेल भंडार के बारे में आप लोग आईआर में पढ़ते हो, ओपेक किस जैसी संस्था है उसके बारे में न्यूज़ में हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो आप लोग तेल भंडार वगैरह देखते हो, वहाँ से भी आप इसको बना सकते थे। हालांकि ये ऑप्शन थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड है, बट पहला वाला जो था वो आप काट सकते थे। अब देखो एक क्वेश्चन आया था कि विदेशी बैंक के, ये क्वेश्चन में भी आप कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं। विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियमों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो फॉरेन बैंक्स होते हैं उनके बारे में आपको कंसिडर करना है स्टेटमेंट। तो पहला बोल रहा है नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है, फुली ओन्ड बैंक सब्सिडरी इन इंडिया में। बैंक चाहे कोई भी हो, सभी बैंक्स को पेडअप कैपिटल की ज़रूरत होती है। जैसे कि जो विदेशी बैंक होते हैं उनको 500 करोड़ रुपए का पेडअप कैपिटल रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बैंक को अगली आने वाले कभी भी रिस्क डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए आरबीआई के नियमों के अधीन पेडअप कैपिटल कंपलसरी है। तो कोई भी न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट आप काट सकते हो, ठीक है, जनरल कॉमन सेंस का यूज़ करके भी। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंक के लिए बोर्ड सदस्यों के लिए कम से कम 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए। कम से कम 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए, ये वाला स्टेटमेंट आपका कट जाएगा, भारतीय नागरिक होने चाहिए ये नहीं बोला गया था, ठीक है। जब इस वाले इसका जो पढ़ोगे आप ना रूल्स, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इंडियन नेशनल्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। 50% इंडियन नेशनल्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोच सकते हैं, और इसका 1/3 इंडिपेंडेंट
होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, जो इनसे संबंधित नहीं होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है अगर देखा जाए तो पूरी तरह से सही नहीं है। इंडियन नेशनल्स की बात की गई जिसमें पीआईओ भी हो सकते हैं, एनआरआई भी हो सकते हैं, भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये स्टेटमेंट नहीं सही होगा आपका। तो इसका जो होगा आपका पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो आंसर डी होना चाहिए। ये न्यूज़ में था उस समय डिजिटल रुपीज़, ई रुपीज़, ठीक है, ई रुपीज़ लॉन्च किया था आरबीआई ने, तो इसके वजह से ये न्यूज़ में था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो तीसरा ऑप्शन था ना वो आप देखना, खैर अभी पहले पूरा पढ़ लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई सोवेरियन मुद्रा है, बिल्कुल सोवेरियन मुद्रा है, ठीक है, जैसे कि रुपए में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है यह आरबीआई की तुलन पत्र एंड बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दिखाई देता है, लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा बोल रहा है अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध है, यानी कि इन्फ्लेशन से इंश्योरेंस प्राप्त है। कोई भी मुद्रा को इंश्योरेंस नहीं मिल सकता इन्फ्लेशन से। इकोनॉमी में आने के बाद उनको उन पर प्रभाव पड़ेगा ही इन्फ्लेशन का, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आप काट सकते हो, तीसरा कट गया, ठीक। और यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है, बिल्कुल करें। आपका जो कैश है वो क्या है, आपके हाथ में पैसा, और जो डिजिटल है वो आपके मोबाइल में पैसा, तो फिर बिल्कुल परिवर्तनीय है। और सोवीरियन है तो परिवर्तनीय तो होगा ही। तो पहला और चौथा तो बिल्कुल एक साथ सही होना ही चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पर भी पहला और चौथा एक साथ मिल गया वो तो बिल्कुल सही होगा ही, वो डी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन था कि कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं। जब भी कोई स्टेटमेंट ऐसा देखते हो ना व्यापार कर सकते हैं, तो देखो कर सकते हैं मतलब एक करना चाहिए वो एक अलग स्टेटमेंट होता है, ठीक है, करता है एक अलग स्टेटमेंट होता है, कर सकते हैं तो सकना कैन वर्ड होता है ना, उसमें आपकी संभावना को बताता है, तो संभावना वाले जितने रहते हैं तो उसमें ऑप्शन सही ही होते हैं, ये ध्यान रखिएगा अगर आपको ये नहीं भी पता है तो भी, ठीक है। हालांकि ये सही आंसर है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट बॉन्ड ये दोनों में बीमा कंपनियां हो गई, ठीक है, एनपीएस पेंशन निधि वगैरह हो गए, और खुदरा निवेशक मतलब आप और मैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है, रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टर्स एक स्कीम है उसके थ्रू रिटेल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन, ये तीनों ही ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिक याद रखिएगा। यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आप ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो, कॉमन सेंस का यूज़ करके कर सकते हो। और इकोनॉमी में इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी के क्वेश्चन देखकर हम डर जाते हैं कि हमने तो पढ़ा नहीं, ठीक है। जैसे सिंडिकेटेड लैंडिंग हो गया, कई क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन ऐसे थे ना, उसी में ही आपका उनका आंसर छुपा हुआ था। तो अपने कॉमन सेंस का यूज़ करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। वेनेजुएला वाला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है। संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब का आयात नहीं करता है भारत, ठीक है। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्यों नहीं करता है भाई, सभी चीज़ें तो इम्पोर्ट करता है, तो फिर एप्पल में क्या समस्या है, ऐसे भी आप सोच सकते हो ना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो पीआईबी में आर्टिकल भी आया हुआ था, उसको भी देख सकते हो, नॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो, लेकिन कॉमन सेंस से भी तो आप इसको काट सकते थे। भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना अनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य पदार्थ के आयात पर प्रतिषेध है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। जो FSSAI है वो इसके मैन्युफैक्चरिंग, इसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबको जो है नियंत्रित करने का काम करती है। तो आपका जो ऑप्शन डी हो, जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए एक सही नहीं है और 2 सही, यानी कि डी सही हो जाएगा। संप्रास्वीकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व, तो इंग्लिश में देख लेते हैं, हिंदी में पढ़ना बहुत मुश्किल है। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कोलेट्रल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, ठीक है। इसमें कोलेट्रल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, देखो इसमें जो आंसर होगा आपका मुद्रा बाजार हो जाएगा, मनी मार्केट का भाग होता है। अब इसको मैं समझा देती हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसा कि वर्ड है कोलेट्रल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, कोलेट्रल दे रहे हैं, ठीक है, यानी गिरवी रख रहे हैं, क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गिरवी रख रहे हैं और लोन ले रहे हैं, यही मतलब हुआ। इसको तोड़ दीजिए। अब इसका यूज़ कौन कौन कर सकते हैं, ठीक है।
इसमें आपको बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनी ये यूज़ कर सकते हैं इसका, ठीक है। और इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे लेन देन के लिए, कभी पैसे की कमी हो रही है, ठीक है, कुछ उधार चाहिए तो इसके थ्रू कर सकते हैं, और ये मनी मार्केट का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये मुद्रा बाजार हो गई, इसमें तो आपको नॉलेज चाहिए था ऑब्वियसली। पहले भी 2025 में भी ये क्वेश्चन हम लोग देखे थे, प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ था, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो नेचर से डायरेक्टली रिलेट होना चाहिए, नेचर के एक्सट्रैक्शन से, चाहे नेचर से आप उगा रहे हो कोई चीज़ें, लैंड से डायरेक्टली उगा रहे हो, नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वो प्राइमरी सेक्टर होता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, विनिर्माण निर्माण गतिविधियाँ होती हैं, किसी चीज़ को बनाना, ठीक है। और टर्सरी में क्या होता है, सेवा प्रदान करना, इनटेंजिबल होता है। जो टर्सरी होता है इनटेंजिबल होता है, ठीक है, दिखाई नहीं देना चाहिए वो। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, इसमें गुड्स आपको दिखेंगे नहीं, तो ये कुछ फैक्टर है वो ध्यान रखना। अब इसको बनाइए, देखिए, कृषि उत्पाद का भंडारण, भंडारण मतलब स्टोरेज, ठीक है, स्टोर करना, ये ना सेवा वाला कार्य होता है, तो ये टर्सरी सेक्टर में आएगा आपका, ठीक है। भंडारण का काम कर रहे हैं, परिवहन का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका टर्सरी सेक्टर में आएगा। दूसरा बोल रहा है डेयरी फार्म, ठीक है, डेयरी फार्म नेचर से रिलेटेड है, प्राथमिक सेक्टर में आता ही है, 100% दो सही है। खनिजों की खोज यानी कि मिनरल एक्सप्लोरेशन, ठीक है, ये रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन से संबंधित है, तो प्राइमरी सेक्टर में आएगा, तृतीयक नहीं होगा, ये प्राइमरी होगा। और कपड़ा बुनाई, बिल्कुल, कपड़ा बुनाई मतलब जब आप कपास हो गया, उससे कपास से सूत निकाल रहे हैं, एंड देन फिर आप कपड़े बना रहे हैं, तो वो निर्माण कार्य हो गया, विनिर्माण कार्य हो गया, तो वो द्वितीयक सेक्टर आएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। तो 2 और 4 सही है, 2 एंड 4 राइट, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, केवल 2 सही है। एक क्वेश्चन है फिक्स कैपिटल और फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के ऊपर। फिक्स कैपिटल वो होता है जब आप मशीन पे व्यय कर रहे हो, जो लॉन्ग टर्म आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कंप्यूटर हो गया, आपने कंप्यूटर खरीदा तो वो 1 साल से ज़्यादा आपका चलने वाला है, ठीक है, तो फिक्स कैपिटल ऐसा होता है जो आप जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल आप डेली यूज़ करते हो, इस फैक्ट को याद रखना, तो ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। किसान का हल रोज़ थोड़ी खरीद सकता है, तो कार्यशील पूंजी तो नहीं होगा, वर्किंग कैपिटल नहीं होगा, ठीक है। कंप्यूटर बिल्कुल फिक्स कैपिटल है, ये सही है। और बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, ठीक है, यार्न यूज बाय वीवर, ये देखो रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, और मैंने बताया कि जो आप डेली लाइफ में डेली यूज़ कर रहे हो वो आपका वर्किंग कैपिटल होगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और पेट्रोल बिल्कुल वर्किंग कैपिटल है, डेली यूज़ की चीज़ है, तो ये ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका जो आंसर है 2 एंड 4 है, यानी कि केवल 2 होगा। इस प्रकार से हमने इकोनॉमिक सेक्शन के 2024 के इकोनॉमिक सेक्शन को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम 23 को देखेंगे। और आप लोग इसके जब पीवाईक्यू पढ़ते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसके साथ में जो कंसेप्ट्स आते हैं और इसके जो थीम होते हैं उसको पढ़ते जाइए। इसी के आसपास वापस से यूपीएससी क्वेश्चन आपको पूछ सकती है, और न्यूज़ में भी पढ़ते समय इन टॉपिक्स को आप देखते जाइए, तो आपको इकोनॉमिक सेक्शन बहुत आराम से बनेगा। और इसके साथ में ना, जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हो तो कॉमन सेंस का यूज़ करना स्टार्ट करिए, कॉमन सेंस से भी निकालने की कोशिश करिए। कई बार क्वेश्चन में ही आपके आंसर्स छुपे हुए रहते हैं, तो उसको समझिए आप। थैंक यू एवरीवन।